हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद होगी काफ़ी बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन कंपोजिशन को पढ़ने से पहले, जनसंख्या संगठन से पढ़ने से पहले दोस्तों इससे पहले का भी वीडियो चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑन हिस्ट्री एंड दोस्तों पॉलिटिकल का भी वीडियो काफ़ी अपलोड हो चुका है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं 2025 का आपका एग्जाम काफ़ी बढ़िया जाए, एकदम बेहतरीन जाए, तो दोस्तों कम से कम 2025 वाला वीडियो आप एक दो बार फॉलो कीजिए। और दोस्तों कम से कम एक क्वेश्चन पर जितने भी एक्सप्लेनेशन किए जा रहे हैं दोस्तों उस सारे क्वेश्चन को टच करते चलिए। एग्जाम में दोस्तों घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, चाहे वो दोस्तों हिस्ट्री का ही वीडियो क्यों नहीं हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं थर्ड नंबर चैप्टर की। दोस्तों आपका चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनसंख्या संगठन से आपका 2 नंबर में क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि दोस्तों जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन है 2 नंबर में, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों जनसंख्या संगठन का तात्पर्य ऐसी जनसंख्या से जिसको हम गिन सकते हैं, माप सकते हैं, इसे दोस्तों जनसंख्या संगठन कहा जाता है। जैसे लिंगानुपात, ये देखते हैं आगे। दोस्तों जनसंख्या संगठन का तात्पर्य क्या हो गया, देख लेते हैं। जनसंख्या संगठन, पहले चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि जनसंख्या संगठन के दोस्तों जनसंख्या संगठन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। तो दोस्तों हमने अभी जस्ट बताया आपको, जनसंख्या संगठन का शाब्दिक अर्थ ऐसी जनसंख्या से है जिसको हम माप सकते हैं, या दोस्तों हम जिसको गिन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे लिंगानुपात। दोस्तों लिंगानुपात को मापा जा सकता है, ठीक है, प्रति 1000 महिलाओं पर क्या दोस्तों पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात बोलते हैं, बिल्कुल माप लिए हैं। तब दोस्तों लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, इसे भी मापा जा सकता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। दोस्तों किसी देश की जनसंख्या में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बूढ़े हैं, कितने ऐसे जवान हैं, कितने ऐसे बीच की दोस्तों जनसंख्या है, उसको बोलते हैं आयु संरचना। और दोस्तों इसको भी मापा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों किसी देश की जनसंख्या में जनसंख्या संगठन के अनुसार कितने ऐसे लोग हैं जो कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, उसको बोलते हैं व्यावसायिक संरचना। क्या बोलते हैं, व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। और दोस्तों व्यावसायिक संरचना के तहत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या भी आती है, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या भी आती है, इसको भी काउंट किया जा सकता है। मतलब दोस्तों हम यहाँ जितने भी क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका दोस्तों जनसंख्या संगठन के बारे में क्वेश्चन रहेगा। और दोस्तों एक और बात आपसे बता दे रहे हैं कि जनसंख्या संगठन और चैप्टर 2 दोस्तों विश्व की जनसंख्या का लगभग क्वेश्चन मिलता जुलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद का जो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, उसका क्वेश्चन दोस्तों काफी अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का कुछ क्वेश्चन यहाँ टाइप हो गया हो, या हम जानबूझ के डाल दिए हो, क्योंकि दोस्तों मेरा पर्पस क्वेश्चन बताना नहीं, क्वेश्चन के पूरे ऑपरेशन करके फेफड़ा गुर्दा कलेजी अलग कर देना है, ताकि आपको भी एग्जाम में ऐसा करने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या करे। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या बन गया है, यहीं से आपका दोस्तों 2 नंबर में क्वेश्चन बना है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में क्या तात्पर्य है, ठीक है, साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं, लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है, आयु संरचना क्या है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में बना हुआ है, व्यवसायिक संरचना क्या है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव की बात करने से पहले आपको बता दिए हैं, एक इशारा करना कि दोस्तों ये सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। भले हम बात करेंगे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, फिर बाद देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 2 में रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्पस तो बताना है लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, मेन पर्पस इसी को बताना था कि लिंगानुपात क्या है। और दोस्तों आपके एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी देश की जनसंख्या में, किसी राज्य की जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों के बीच की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। हम पहले महिला क्यों बोल दिए दोस्तों, हर देश की अलग अलग मापने की तौर तरीके अलग अलग हैं। तो दोस्तों किसी देश की जनसंख्या में पुरुषों या पुरुषों के बीच की संख्या का जो बीच का अनुपात के उसको बोलते हैं लिंगानुपात, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ वर्ल्ड की बात हो रही है, मतलब वर्ल्ड में दोस्तों पॉपुलेशन की बात हो रही है लिंगानुपात के संदर्भ में। दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है और यहाँ पूछा जा चुका है
कि वर्ल्ड में उच्चतम हाईएस्ट लिंगानुपात वाला देश कौन है दोस्तों? लैटविया है, ध्यान दीजिएगा। डाटा पुराना है, याद कर लीजिएगा, रिपीट डाटा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। दोस्तों नॉर्वे के बारे में अब देखिए, लिंगानुपात के बारे में क्वेश्चन हो गया, लेकिन दोस्तों अगर भारत की बात करें, अगर दोस्तों इंडिया की बात करें, तो दोस्तों इंडिया के बारे में क्वेश्चन क्या बना है? इंडिया के बारे में क्वेश्चन बना हुआ है लिंगानुपात को लेके कि दोस्तों भारत में लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 महिलाओं की संख्या पर पुरुषों के प्रति 1000 महिलाओं की संख्या पर पुरुषों की संख्या के अनुपात के रूप में मापते हैं। मतलब दोस्तों इसमें महिलाओं की संख्या पहले आएगी, और जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा कि भारत में लिंगानुपात कैसे मापा जाता है, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को दोस्तों बोलते हैं लिंगानुपात। ध्यान दीजिएगा, लिंगानुपात बोलते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था। मतलब दोस्तों 933 महिलाओं पर 1000 पुरुषों की संख्या थी। और दोस्तों 2011 की जब जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 हो गया। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बना हुआ है, पूछने की 110% चांस है। दोस्तों देखते हैं, अगर ये हुआ आपका लिंगानुपात के बारे में, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है? दोस्तों लैटविया है। सबसे कम कौन है? यूएई। दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है। ऑप्शन ए भी इसका आंसर हो जाएगा अगर कम पूछेगा तब। दोस्तों अगर नॉर्वे की बात करें, दोस्तों नॉर्वे के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा देख लीजिए। नॉर्वे के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, मानव विकास के बारे में दोस्तों क्वेश्चन क्या बना एग्जाम में? मानव विकास को लेकर अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें, दोस्तों वर्ल्ड लेवल की बात करें, तो दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है मानव विकास को लेकर कि क्या बना हुआ है? मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त है? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त है। पहले स्विट्जरलैंड था, अब नॉर्वे है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसको भी गांठ बांध के याद कर लेना है। अगर दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें, वैसे भी दोस्तों हम अभी पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, पहला बुक कवर कर रहे हैं। आपको मानव विकास के बारे में ये ऑप्शन भी ध्यान रखना है, सबसे हाईएस्ट पीक पे है, ध्यान दीजिएगा। भारत के बारे में बात करेंगे, देखेंगे अगले चैप्टर में जहां से क्वेश्चन मिलेगा आपका। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में, वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, देश कौन है? दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात है। अभी हमने जस्ट इसको कवर कर दिया, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ आपसे हम कवर कर दे रहे हैं क्या कि नॉर्वे के बारे में, जो अभी हमने जस्ट बताया ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों मानव विकास के बारे में ध्यान दीजिएगा। अगर मानव विकास की बात करें दोस्तों, मानव विकास की बात करें तो दोस्तों मानव विकास के संदर्भ में क्वेश्चन ये बना हुआ है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त है? नॉर्वे को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में वह कौन सा राज्य है जो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे है? दोस्तों प्रथम स्थान पे आपका केरल है। क्या है? केरल है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला न्यूनतम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? दोस्तों वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़। इसको भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में, ये तो दोस्तों क्वेश्चन बनना है, बनना तय है हर मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना 110% होते हैं। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा अपकर्षक कारक है? ध्यान दीजिएगा। हाँ रिपीटेड क्वेश्चन है, ज्यादा मुन्ना धैर्य रखो, ठीक है, पेशेंस रखो। क्वेश्चन रिपीट है, आगे क्वेश्चन नया नया आपको दिखेगा जनसंख्या संगठन से लेकर। ये दोस्तों जानबूझकर क्वेश्चन बनाया गया था ताकि दोस्तों आपको जनसंख्या संगठन जो आपका दोस्तों चैप्टर है वहाँ जनसंख्या, वहाँ दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। दोस्तों हम सोचे कि आपको क्वेश्चन बताना ही है और याद भी करवाना है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें से एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है। क्वेश्चन है कौन सा अपकर्षक कारक है? ध्यान दीजिएगा। दोस्तों प्रवास के मुख्यतः दो कारक हैं, एक है अपकर्षक और एक है प्रतिकर्षक। क्या है? एक है प्रतिकर्षक। प्रतिकर्षक दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब किसी देश की जनसंख्या उस देश में रहन सहन की अच्छी दशाएं, काम और रोजगार के अवसर, अनुकूल जलवायु आदि को देखकर एक स्थान को छोड़ देती है, उसको बोलते हैं अपकर्षक। यहाँ दोस्तों खाली पॉजिटिव वर्ड आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों किसी देश की जनसंख्या निम्न जलवायु, ठीक है, रहन सहन की निम्न दशा, महामारी, बेरोजगारी को देखकर प्रवास करती है, उसको बोलते हैं प्रतिकर्षक कारक।
तो कह रहा है कौन अच्छा वाला कारक है, काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की, कौन अपकर्षक कारक है, ऑप्शन बी तो दिख रहा है अच्छा कारक यही है। बेरोजगारी प्रतिकर्षक है, प्रतिकूल जलवायु अनुकूल नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षक। अब यहाँ निम्न दशा है तो ये हो जाएगा प्रतिकर्षक, लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको यहाँ बताने का मेन पर्पस था एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कैसे याद करना है, रहन सहन की अच्छी दशाएं, जब 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 लोगों की जनसंख्या, रहन सहन की अच्छी दशाएं, काम और रोजगार के अवसर, ठीक है, काम और रोजगार के अवसर, अनुकूल जलवायु, शिक्षण संबंधी सुविधाओं को देखते हुए प्रवास करती है, उसको बोलते हैं अपकर्षक कारक। लेकिन दोस्तों जब जब जनसंख्या का समूह, रहन सहन की निम्न दशा, बेरोजगारी, महामारी, अनुकूल जलवायु प्रतिकूल जलवायु, शिक्षण संबंधी सुविधाओं की कमी को देखकर प्रवास करता है, उसको बोलते हैं प्रतिकर्षक कारक। बताना यही पर्पस था। और दोस्तों अगर बात हो रही है जनसंख्या की, दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक ये भी है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, तीनों महत्वपूर्ण कारक है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों नया क्वेश्चन है, सांस्कृतिक नगर कौन सा है दोस्तों, या ध्यान दीजिएगा। भारत में भी कई ऐसे सांस्कृतिक नगर हैं जैसे मक्का मदीना, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मक्का और मदीना सांस्कृतिक नगर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बनारस, अयोध्या, वृंदावन, ठीक है, वृंदावन भी क्या है, एक सांस्कृतिक नगर है, धार्मिक नगर है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। मतलब अगर धार्मिक और सांस्कृतिक नगर की बात करें तो वहां ध्यान रखना देवी देवताओं से जुड़े होंगे, उस क्षेत्र की, उस नगर की, उस राज्य की एक अलग पहचान होगी, संस्कृति से जुड़ी होगी और प्राचीन इतिहास से वो संबंधित होगी, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात बोलते हैं। क्या है दोस्तों, साक्षरता दर की, किसी देश की जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों की संख्या को बोलते हैं साक्षरता, और जब दोस्तों इसे प्रतिशत के रूप में हम व्यक्त करते हैं उसको बोलते हैं लिटरेसी इंडेक्स, साक्षरता दर। दोस्तों केरल का साक्षर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे कम किसका है, हरियाणा का है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। अगर वर्ल्ड की बात हो रही है हमको उससे मतलब नहीं है, एग्जाम आपका, ध्यान दीजिएगा। साक्षरता दर में दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है, सबसे कम आइए ना हमारे बिहार में, ठीक है, स्वागत करेंगे आपका हम। और दोस्तों आयु संरचना क्या है, इसमें क्या कहा गया है, 0 से 15 वर्ष की जो जनसंख्या है वो दोस्तों आश्रित होती है किस पर, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या पर। इसको बोलते हैं एक्टिव पॉपुलेशन, मतलब कार्य करने वाली जनसंख्या, काम करने वाली जनसंख्या। और दोस्तों इसके बाद की जो जनसंख्या होती है 59 से जहां तक आप जी सकते हैं उसको बोलते हैं वृद्ध जनसंख्या। दोस्तों इन दोनों का दारोमदार कार्यशील जनसंख्या पे होती है। दोस्तों हम इसको भी माप लिए, इसको भी माप लिए, इसको माप लिए। जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी को नहीं मापा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यही जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आपसे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बना हुआ है, खैर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, तो इसका कारक नहीं है। यहाँ दोस्तों क्या क्वेश्चन बनेगा, कार्यशील जनसंख्या, इनमें से कौन सा वर्ग, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इनमें से कौन सा वर्ग 15 से 59 वर्ग की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, कार्यशील जनसंख्या। कौन दोस्तों, कार्यशील जनसंख्या, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में देश की कुल कितनी जनसंख्या है। अब ये डाटा दोस्तों अब तक का ठीक डाटा है, ध्यान दीजिएगा, लगभग 142 करोड़। दोस्तों लगभग 142 करोड़, लेकिन दोस्तों ये 12th लेवल पर ही सीमित है, आगे बढ़िएगा तो लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या है। चीन से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, सब आपकी देन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी, दोस्तों सॉरी 2001 के अनुसार भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 नंबर में कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। दोस्तों किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, किसी देश में निवास करने वाले लोगों की कुल जनसंख्या और दोस्तों उस देश के, उस क्षेत्र के पूरे क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को दोस्तों हम लोग बोलते हैं जनसंख्या घनत्व।
एक बार और समझा दे रहे हैं, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के अनुपात को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। मतलब दोस्तों जनसंख्या घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या बट्टा क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या। इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ था। कुल जनसंख्या बट्टा दोस्तों कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बना हुआ है। जनसंख्या घनत्व को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है दोस्तों, तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या बट्टा उस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल, डाटा निकाल लीजिएगा आप। और दोस्तों 2001 में भारत की कुल पॉपुलेशन डेंसिटी 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अभी हम क्या बोले, प्रति वर्ग किलोमीटर। एक और परिभाषा है, प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इज द राइट आंसर। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। आइए ना हमारे बिहार में देख लेते हैं दोस्तों, बिहार की कुल जनसंख्या घनत्व वर्तमान में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा 2011 के अनुसार, लेकिन यहाँ दोस्तों डाटा पूछ रहा है 2001 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। कहना यही हम भी चाहते हैं कि दोस्तों 2011 का एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वो डाटा याद करना पड़ेगा। डाटा कहाँ याद करिएगा दोस्तों, 2011 में भारत की जब जनगणना हुई थी तो देखा गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। मतलब ऑप्शन ये भी आपको याद करके चलना है कि 2001 में भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 324 पर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर दोस्तों, लेकिन दोस्तों 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया था। डाटा दोनों को याद कर लेना है, प्रबल इसकी संभावना है, ध्यान दीजिएगा। सूत्र को देख लीजिएगा। आइए हमारे बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, यहाँ और क्या है, कुछ और डाटा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार। अब वो भाई साहब आ गया, देखिए सेम रिपीट। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा ससुरा का पूछेगा, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, यही सब क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा। याद करके चलना है, डाटाबेस क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन है 2011 के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या घनत्व थी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपकर्षक कारक नहीं है, कौन अच्छा वाला कारक नहीं है। बेरोजगारी क्या समझाना बार बार, क्या समझाएं बार बार, काम के बेहतर अवसर अपकर्षक कारक है। यहां से परिभाषा आप याद कर सकते हैं, अपकर्षक और प्रतिकर्षक का आंसर अनुकूल जलवायु, रहन सहन की अच्छी दशाएं। क्या हो जाएगा परिभाषा अपकर्षक का, जब रहन सहन की अच्छी दशाएं, काम और रोजगार के अवसर, अनुकूल जलवायु, शिक्षण संबंधी सुविधाओं को देखते हुए जनसंख्या एक स्थान को छोड़ देती है, उसको बोलते हैं अपकर्षक कारक। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बेरोजगारी क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षक। कौन अपकर्षक कारक नहीं है, तो बेरोजगारी, क्योंकि दोस्तों ये प्रतिकर्षक है। क्या है ये दोस्तों, प्रतिकर्षक कारक है, और से अच्छा वाला कारक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। इस क्वेश्चन को भी इससे पहले किया जा चुका है। जनसंख्या में सामाजिक आर्थिक दशाओं को देखते हुए जेएफ नोएस्टिन ने एक सिद्धांत दिया था, उसी को बोला गया जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ चाचा क्या कर रहे हैं, महबूबुल चाचा ध्यान दीजिएगा, मानव विकास की सर्वप्रथम अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट की अवधारणा सबसे पहले महबूबुल हक ने दिया था। कब दिया था यही बताना है हमको, कब दिया दोस्तों, 1990 में दिया था। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मानव विकास क्या होता है, अगर दोस्तों किसी मनुष्य के विकल्पों में, रहन सहन अच्छी दशाओं में, विकल्पों में अगर उसको ऑप्शन दे दिया जाए, मतलब ये कहना चाह रहे हैं मानव विकास का तात्पर्य एक मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि करना है, ऑप्शन देना है, रहन सहन की दशा को सुधार देना है, तो दोस्तों वो मानव विकास समझा जाता है। और दोस्तों मानव विकास गुणात्मक परिवर्तन को बताता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, गुणात्मक परिवर्तन को बताता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिल्कुल दोस्तों, मानव विकास की अवधारणा दिया था डॉक्टर महबूबुल हक ने। ये कहाँ के थे दोस्तों, ये पाकिस्तान के थे।
इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। दोस्तों मानव विकास कैसे मापते हैं? दोस्तों मानव विकास मापने का 3 तरह का त्रिआयामी आयाम दिया गया है। त्रिआयामी क्या है? पहला शिक्षा दिया गया है, ठीक है। जीवन प्रत्याशा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मानव विकास मापने का 3 तरह का है। पहला शिक्षा है, दूसरा जीवन प्रत्याशा है और दोस्तों तीसरा प्रति व्यक्ति आय है। दोस्तों अगर किसी देश में शिक्षा अच्छी हो, जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा हो, जीवन जीने की उम्र अच्छी है आपकी, दोस्तों अगर आपका इनकम अच्छा हो, तो दोस्तों तीनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस देश का जितने भी मानव हैं, उस देश का मानव का क्या हो रहा है दोस्तों? मानव का विकास हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इन तीनों के आधार पर मानव विकास की रिपोर्ट को तैयार किया गया था 1990 में। और दोस्तों पहली बार इस रिपोर्ट को जारी भी किया गया और दोस्तों जारी करने वाली संस्था का नाम था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। बोले तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानव विकास की रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है? UNDP जारी करती है। पूरा नाम हो गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करती है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी या सी में दिया हुआ था एक बार एग्जाम में कि मानव विकास की रिपोर्ट को कैसे तैयार करते हैं। 2 नंबर में सेंटअप में क्वेश्चन था। मानव विकास सूचकांक क्या है दोस्तों? किसी देश की जनसंख्या में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय को आधार मानते हुए जो रिपोर्ट तैयार होती है उसे ही मानव विकास सूचकांक कहा जाता है दोस्तों। और इस रिपोर्ट को 1990 में सबसे पहली बार जारी किया गया था। UNDP का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। मतलब दोस्तों चर्चा का एक क्वेश्चन इतना खोला, दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन की पोल खुल गई। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही था कि मानव विकास कैसा परिवर्तन? दोस्तों मानव विकास गुणों में पॉजिटिव परिवर्तन है। पॉजिटिव, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मानव विकास गुणों में धनात्मक परिवर्तन है। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिकर्षक, ससुरा बार-बार क्वेश्चन रिपीट है, कौन अच्छा वाला कारक नहीं है? काम के बेहतर अवसर है, अनुकूल जलवायु है, अच्छी दशा है। कौन प्रतिकर्षक कारक है? ये वाला है। अच्छा कारक नहीं है ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, इसके पहले वाला वीडियो का क्वेश्चन है। भूमध्य दोस्तों सागरी दक्षिण पूर्व एशिया। कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और दोस्तों विरल जनसंख्या वाला यही है। इसको भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है विश्व का। हाँ दोस्तों यहां से दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आपको दोस्तों जनसंख्या संगठन का लगभग 10 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन की श्रृंखला बनाकर आपके सामने किया है प्रस्तुत। कहने का मेन पर्पस था कि 15 क्वेश्चन आउट है, सेकंड चैप्टर से है, थर्ड फोर्थ चैप्टर से है। टेंशन क्यों लेना है? क्वेश्चन ही ना याद करना है, एग्जाम में ना क्वालिफाई करना है, तो कहला इतना दिमाग का दही कर रहे हो सब। अच्छे से पढ़ लो। अब स्किप करने का जरूरत है, भगा दे रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है नहीं, उससे मतलब नहीं है। हर वीडियो में बोलते हैं ना, हर वीडियो में इतना नहीं बताया जाता है। आपको मेन पर्पस ये बताना था। देखिए ये बताना था हमें, ये बताना था। सोचिए ये 4 चैप्टर में है, आपका चौथा चैप्टर में है, वहां पढ़ाएंगे फिर रिपीट करेंगे। हाँ वीडियो फिर देखिएगा, दोबारा याद हो जाएगा। अब बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दोबारा याद होगा। ठीक है देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विश्व का औसत लिंगानुपात। हमने अभी क्या बात किया वर्ल्ड के बारे में? सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? लैटविया का है। किसका है? लैटविया का है। सबसे कम यूएई का है। किसका है? यूएई का है। और दोस्तों भारत का लिंगानुपात 2001 में कितना था? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड की एवरेज लिंगानुपात सेक्स रेशियो 990 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, मानव अधिकार दिवस। अब ये क्वेश्चन अच्छा भी है। 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस, इसको भी गांठ बांध लीजिएगा। 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस, ठीक है। 8 मार्च को मनाते हैं विश्व महिला दिवस है, हाँ महिला दिवस क्या भूला गया। 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1948 में इसकी सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। इस ये भूला गया, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, हम इजी क्वेश्चन भूल गए यार। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, हाँ सही है, अरे सही है, बिल्कुल सही है। हाँ बना दो तो दोस्तों, आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर, 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं। आप दे सकते हैं, वीडियो कभी देखिए उससे मतलब नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। और दोस्तों मानव अधिकार से संबंधित एक संस्था है, उस संस्था का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या नाम है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 100% शहरी जनसंख्या वाला कौन शहर है, कौन देश है। दोस्तों 100% शहरी जनसंख्या वाला आपका देश है सिंगापुर, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। दोस्तों ये बात कर रहा है आयु संरचना का, हमने अभी जस्ट आपको बताया था। टेंशन नहीं लेना है, अभी पढ़ाएंगे क्वेश्चन सब्जेक्टिव, उसमें कवर हो जाएगा। दोस्तों जो आपका 3 तरह की आयु आपकी है संरचना, पहला है 0 से 15 वर्ष, जो बच्चों वाली जनसंख्या है। 15 से 59 की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। 0 से 14, 15 से 59, 60 वर्ष। 90 वर्ष से अधिक कोई जनसंख्या नहीं है, 3 तरह की ही होती है जनसंख्या, इसमें इस तरह के दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा नाइजर। रुक जा भाई, ये हो जाएगा नाइजर। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है? ये है नाइजर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करे, हाँ ये एक जरूरी क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। दोस्तों 4 प्रकार की भाषा परिवार की जनसंख्या है। पहला ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है, चीनी, तिब्बती, यूरोपीय है। सबसे अधिक पूछेगा तो सबसे अधिक हो जाएगा भारतीय यूरोपीय या भारतीय आर्य, सबसे अधिक हो जाएगा। सबसे कम पूछ रहा है चीनी तिब्बती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चीनी तिब्बती हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात क्या है, एक बार तो बिहार पुलिस में ही क्वेश्चन पूछ दिया था, एक बार तो बिहार दरोगा में ही क्वेश्चन पूछ दिया था कि सेक्स रेशियो की परिभाषा क्या है। ऐसे क्वेश्चन था बिहार पुलिस में, किसी देश की जनसंख्या में महिला और पुरुषों के बीच की संख्या का अनुपात को क्या बोलते हैं। इस कॉल्ड पुरुषों और स्त्री, अरे रुक जा रही क्या ससुर है, इसको बोलते हैं पुरुष तथा स्त्रियों के बीच के संख्या अनुपात को लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रौढ़ आयु क्या है। दोस्तों प्रौढ़ आयु क्या है, 15 से, इनमें से कोई नहीं दिया ऑप्शन में। ऑप्शन में है ये नहीं है, ना 0 से 14 वर्ष है, ठीक है, ना 15 से 59 वर्ष है, ना 60 वर्ष से प्लस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। ये तो लग रहा है कि पागल हो गया है बुढ़वा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन था कौन सी एक्टिव पॉपुलेशन है, एक्टिव है 15 से 59 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों 0 से 14 और ये वाली जनसंख्या दोनों इस पर होती है आश्रित। और दोस्तों देश का दरमदार, देश की आर्थिक प्रगति में सबसे अधिक कौन होते हैं, शामिल यही होते हैं। हम और आप इसमें है, टेंशन नहीं लेना है, हमारी पीढ़ी को हमसे उम्मीद है। क्वेश्चन है मतलब जो हम माँ बाप 100% शहरी, देखिए बता दिया, हमको लगा क्वेश्चन नहीं होगा। 100% शहरी जनसंख्या वाला कौन देश है, सिंगापुर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों विश्व जनसंख्या मनाते हैं 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बिल्कुल सही बता रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मनाते हैं महिला दिवस 8 मार्च को, आपसे कमेंट बॉक्स में भी हमने बोल दिया, आप आंसर इसका दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप तो बताइए दिए हैं, टेंशन ही नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर अब आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में। यार हमारी बस आपसे क्या चाहिए, आप वीडियो शेयर कीजिए, हमारी बस आपसे यही विनती है। बाकी आपको एक एक क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन पूरे के पूरे बताया जाएगा। आप बस डेली वीडियो कवर कीजिए ना, हम बता रहे हैं टाल ठोक के 2 से 3 वीडियो कवर कीजिएगा ना, औकात पता चल जाएगा हाँ क्वेश्चन किस लेवल का आता है। सुन लीजिए पहली बात, तो हमारी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन सब्जेक्टिव की ओर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन सब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर, क्या बताना है। गांव वाली जनसंख्या ग्रामीण, शहर की शहरी। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों पढ़ते हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। कर है जनसंख्या को 2 वर्गों में रखा जाता है, एक ग्रामीण दूसरी नगरीय जनसंख्या। गांव में निवास करने वाली जनसंख्या को बोलते हैं ग्रामीण जनसंख्या, नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को बोलते हैं नगरीय जनसंख्या। ठीक है, पहला अंतर। ग्रामीण जनसंख्या कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप, मत्स्य पालन, आखेट शिकार करना, एकत्रीकरण तथा खनन जैसे प्राथमिक क्रियाकलापों में लगी रहती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, गांव की अधिकतर जनसंख्या किसमें लगी होती है, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगी होती है। जबकि इसके विपरीत नगरीय अधिवासों में, नगरीय जो नगर में होते हैं वहां के लोग द्वितीय क्रियाकलाप एवं तृतीय क्रियाकलाप कार्यों में संलग्न रहते हैं। जैसे इनका प्रमुख कार्य व्यापार होता है, उद्योग होता है, परिवहन होता है, सेवा आदि होता है। अब इससे हल्का आंसर आपको क्या चाहिए, ठीक है, इससे हल्का आंसर क्या चाहिए। ग्राफ जब ऐसे चल रहा है मतलब पॉजिटिव वे में बता रहे हैं, इससे इजी क्वेश्चन क्या चाहिए। गांव वाली जनसंख्या गांव की, शहर वाली शहर की, प्राथमिक क्रियाकलाप गांव की और द्वितीय तृतीयक शहर की। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आयु लिंग पिरामिड क्या है। दोस्तों आयु लिंग पिरामिड आपको बता दिया जा रहा है। आयु लिंग पिरामिड क्या है, एक में रखते हैं ऐसे बनता है, एक में रखते हैं स्थिर जनसंख्या, बढ़ती हुई, स्थिर और मध्यम, ऐसे हम लोग रखते हैं जनसंख्या को। करें जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना के अनुपात को व्यक्त करने हेतु एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र का निर्माण किया जाता है, ठीक ऐसे ही जो पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसे आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। मतलब इसमें कितनी महिलाएं हैं कितने पुरुष हैं, ठीक है, ऐसे भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पिरामिड में आयु संरचना को प्रदर्शित करने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा पर आयु समूह तथा क्षैतिज रेखा पर उस आयु समूह के पुरुष एवं महिलाओं की संख्या को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह भी क्वेश्चन की आने की संभावना इसलिए बन जाती है क्योंकि दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव बनता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इसका बनना तय है, ये भी बनना तय है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लिंगानुपात क्या है। चलिए हम यहाँ पे पूरा कोशिश किए हैं कि आपको पूरा डाटा मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, बतेबे किए हैं किसी देश की जनसंख्या में महिला व पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को बोलते हैं लिंगानुपात। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यह चैप्टर वर्ल्ड का है। दोस्तों चैप्टर क्या है, चैप्टर वर्ल्ड का है। तो यहाँ बात कर रहा है भारत में, ओ सॉरी भारत का बात कर रही है ससुर। भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की, उल्टा बोल रहे हैं हम, संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे सूत्र में इस प्रकार हम माप सकते हैं। पहला, ऊपर महिलाओं की संख्या फीमेल, नीचे मेल, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या इक्वल टू 1000। ध्यान दीजिएगा, मतलब वहां थोड़ा सा गलती कर दिए हम दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों के संख्या के अनुपात के रूप में हम मापते हैं, वहां थोड़ा गलती हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ का जो आपका सूत्र है बिल्कुल सूत्र इजी दिख रहा है। पहले ऊपर फीमेल तब मेल, महिलाओं की कुल संख्या बटा पुरुषों की कुल संख्या इक्वल टू 1000। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था, भारत में लिंगानुपात मापते हैं प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों के संख्या के रूप में। ध्यान से सुनिएगा, लिंगानुपात कैसे मापते हैं, पर्सनल भारत में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका आयु संरचना क्या है। देखिए समझ तो आ गया होगा, क्वेश्चन देखते समझ में आ गया होगा। कौन सी आयु किस वर्ग में आती है, एक बार समझ लीजिए, इसको हट जाते हैं। कौन सी आयु किस वर्ग में आती है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बाल बच्चों वाली आयु है 0 से 15 वर्ष, प्रौढ़ आयु हमारी आयु 15 से 59 वर्ग, ठीक है। 60 वर्ष से अधिक
वृद्ध वाली आयु। और दोस्तों दोनों ये होते हैं आश्रित किस पर, बीच वाले आयु पे, हमारी जनसंख्या पे दोनों का होता है बसाव। ध्यान दीजिए, कह रहा है आयु संरचना किसी भी जनसंख्या की आधारभूत विशेषता होती है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के, देखिए कई तरह के आयु वर्ग के लोग निवास करते हैं, बूढ़ा, बच्चा, जवान। हाँ, सीधा सिंपल बात। कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या का मिलने वाला अनुपात, सीधा सिंपल बात, इज कॉल्ड आयु संरचना कहलाता है, एज स्ट्रक्चर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला क्या दिया है यहाँ पे, देखिए पहला क्या है, बाल आयु, दूसरा प्रौढ़ आयु, तीसरा वृद्ध आयु। दोनों होते हैं आश्रित तीसरा पे, सॉरी 2 नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, देश के विकास में इन्हीं का योगदान होता है। हम भावी पीढ़ी के उम्मीदवार हैं, सब देश का दरमदार हमरे पर, ओ तुमरो पर टिका हुआ है, ठीक, हमरे पर नहीं, सबके टिका हुआ है। अकेले काहे लेके ढोए सबका जिम्मा, आप लोग पे भी टिका हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है साक्षरता दर। लगल क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिटरेसी रेट क्या है, या लिटरेसी से आप क्या समझते हैं? साक्षरता दर को परिभाषित करें। विश्व में साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, 4 कारक का होना, ये दूसरा का क्वेश्चन है, खाली यही पढ़ो ना, इसे यही तो पूछेगा आपसे। करे साक्षरता, सरल शब्दों में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष से अधिक, आज तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जा रहा है, सब डाउनलोड हुआ, फोन मिला, 3 साल का बच्चा, 3 साल का बात कर रहे हैं, आदत पकड़ ले रहा है बाई बर्थ, बस जन्म से एकदम ससुरा खा ही नहीं रहे खाना, हम फोन लेंगे तब भी खाना खाएंगे, आंख नहीं खुला तब पर भी ऐसा ऐसा हो जाए बच्चा। किसी देश कह रहे हैं सरल शब्दों में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है, साक्षर कहलाता है। किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को साक्षरता दर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इतना ना ज्यादा हमारे पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ज्यादा हो चुकी है, फैल चुकी है, सच बोल रहे हैं। आजकल के बच्चे इतने देखते से कॉमन टाइप के हो रहे हैं कि उनको शुरू से हर चीज का लत लग जा रहा है। सोशल मीडिया सबसे अधिक, आप तो जानते ही होंगे, अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश बना है जो सोशल मीडिया को बंद कर दिया है, जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम है। ध्यान दीजिएगा, करें साक्षरता जनसंख्या का एक ऐसा सामाजिक सोशल लाइफ का पक्ष है बिल्कुल, जिसके आधार पर सामाजिक विकास का मापदंड निश्चित किया जा सकता है। आपका लैंग्वेज, आपका बिहेव, आपकी सिविलाइजेशन इसी पर डिपेंड करती है, आपकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, यह किसी देश या प्रदेश की उन्नति का सूचक है। बिल्कुल, कितनी शिक्षा है आपके में, क्या गुणगान है आपके में, कैसा तौर तरीका, क्या लिहाज है, लिबास नाम की चीज है कि नहीं आपके अंदर। साक्षरता का विकास की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों से अन्योन्य मिश्रित संबंध है। ध्यान दीजिएगा, मतलब सीधा सिंपल बात है, किसी देश की जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों की संख्या के बीच, पढ़े लिखे लोगों की संख्या को बोलते हैं साक्षरता। जब इसे हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, इसको बोलते हैं साक्षरता दर। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात क्या है। क्या क्वेश्चन टाइप किया है, क्वेश्चन है इतने निपटा दिया है। किसी देश की जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों के बीच के संख्या के अनुपात को बोलते हैं लिंगानुपात। और दोस्तों भारत में इसे प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों के संख्या के बीच के अनुपात को बोलते हैं लिंगानुपात। ध्यान दीजिएगा, यही इसका होता है सूत्र, इसको भी याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, बताइए, दिए हैं, इसको आप घर पे अपना पढ़ लीजिएगा, हमसे समझ लीजिए क्या होता है लिंगानुपात। जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कंपोजिशन, हर दवाई में एक कंपोजिशन लिखा होता है, पैरासीटामोल में भी एक कंपोजिशन होता है। मतलब किसी देश की जनसंख्या में कितना लिंगानुपात है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितना वर्ग काम कर रहा है, कितना वर्ग कार्य नहीं कर रहा है, कितने गांव वाली जनसंख्या है, कितने शहर की जनसंख्या है, सबको माप सकते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं जनसंख्या संगठन। जब किसी देश की जनसंख्या में, सॉरी, जनसंख्या संगठन का शाब्दिक अर्थ ऐसी जनसंख्या से जिसे हम माप सकते हैं, जैसे लिंगानुपात, साक्षरता दर, आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, ऐसी ऐसी आप इसे बता दीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, ऐसे को। अगला क्वेश्चन है श्रमजीवी जनसंख्या संगठन का क्या तात्पर्य है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, श्रमजीवी जनसंख्या संगठन या मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। कह रहे हैं श्रमजीवी, काम करने के आधार पर जनसंख्या का संगठन, आर्थिक स्तर के आधार पर भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, मुख्य श्रमिक,
सीमांत श्रमिक, अश्रमिक, मतलब एक होते हैं काम करने वाले, एक बीच के होते हैं जो काम करके छोड़े फिर कुछ दिन खाते हैं फिर काम करते हैं, एक निकम्मा होता है सब। कर है मुख्य श्रमिक ऐसा श्रमिक है, वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन मतलब 6 महीना काम करता है। क्या चीज? 6 महीना तक काम करता रहे, काम से उसको लाभ मिलता है, उसको बोलते हैं मुख्य श्रमिक। ठीक है। सीमांत श्रमिक क्या होता है? ऐसा श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 6 महीना से कम काम करे, ससुरा वो नहीं करता है, 4 महीना 5 महीना करेगा छोड़ देगा, उसको बोलते हैं सीमांत श्रमिक। और ऐसा श्रमिक जो बिल्कुल निकम्मा हो, काम होते हुए भी काम नहीं करे, वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष भर अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करता है, निकम्मापन की श्रेणी में आता है। अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर आता है, 2 रुपया दे दो, एक खंड लपेट दो, ऐसे मांगता है सब गांव वाला, होता है कुछ लोग होता है हमारे यहाँ, हमारे चचा भाई साहब ला लपेट दे दो इधर, उसको बोलते हैं जनसंख्या, सॉरी कहाँ बिछा गया रे पागल, उसको बोलते हैं अश्रमिक। हाँ बिल्कुल, ये काम हम नहीं करता है लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं अगला, इसमें क्या कर रहे हैं। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या में श्रमिक मतलब मुख्य और सीमांत श्रमिक का प्रतिशत 39.8% रहा था। ध्यान दीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। मतलब दोस्तों अगर जनसंख्या संगठन की बात करें दोस्तों, जो एक वर्ष में कम से कम 6 महीना काम करे उसको बोलते हैं मुख्य श्रमिक, 6 मंथ से कम करे उसको बोलते हैं सीमांत श्रमिक, जो बिल्कुल काम नहीं करे, बिल्कुल निकम्मेपन की श्रेणी में आए, अपना भरण पोषण किसी अन्य पर निर्भर होकर करे, उसको बोलते हैं श्रमिक। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म, आपका चैप्टर खत्म, द एंड। दोस्तों ध्यान, कलुआ दिल को ऐसे दांत चिया रहा है, रोया हुआ है क्या? ना नहीं 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 रोया है, बिल्कुल नहीं रोया है। दोस्तों जाने से पहले हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।